नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा तलरेजा, इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट, मातृत्व फर्टिलिटी क्लिनिक जयपुर से। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो किसी महिला के लिए या किसी कपल के लिए बहुत ही डिसहार्टनिंग सिचुएशन होती है। आज हम बात कर रहे हैं रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, यानी कि बार बार मिसकैरेजेस का होना। ये कंडीशन क्या होती है, इसके क्या रीजंस होते हैं, कैसे इसे ट्रीट किया जा सकता है, ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो देखिए, मिसकैरेजेस बहुत अनकॉमन नहीं है। लगभग 15% केसेस में मिसकैरेज की समस्या होती है। हालांकि जब ये मिसकैरेज रिकरेंट होते हैं, जैसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं, मोर देन 2 कॉन्जिक्यूटिव मिसकैरेजेस को हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की कैटेगरी में रखते हैं। यानी कि 2 या उससे अधिक मिसकैरेजेस अगर किसी महिला के कॉन्जिक्यूटिव प्रेगनेंसीज में होते हैं तो उसे हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस कहते हैं। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की हम बात करें तो लगभग 1 से 2% महिलाओं में ये समस्या पाई जाती है। अब क्योंकि ये बहुत ही डिसहार्टनिंग सिचुएशन होती है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से ये समस्या आती है। तो सबसे पहले अगर हम कॉजेस की बात करें तो ये एक मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम है, यानी कि इसके कई सारे कारणों में से कोई भी कारण रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के लिए जिम्मेदार हो सकता है। और आपको ये बताना चाहूँ कि इतने सारे कारणों के बावजूद भी लगभग 50% केसेस में कोई भी आइडेंटिफाइड कारण नहीं पता चलता। इसीलिए हमें सिर्फ 50% केसेस में ये समस्या एक इडियोपैथिक होती है, यानी कि जहाँ पर हम कोई कारण नहीं पॉइंट आउट कर सकते कि इस वजह से मिसकैरेज हुआ है। कॉजेज बताते हैं रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के लिए, तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं एक प्रेगनेंसी को सक्सेसफुली इम्प्लांट करने के लिए और ग्रो करने के लिए, जिसमें सबसे पहला होता है भ्रूण, यानी कि एम्ब्रियो। अगर एम्ब्रियो में कोई परेशानी तो नहीं है जिसके कारण वो अबॉर्ट कर सकता है। दूसरा होता है मदर का जो बच्चेदानी है, यानी कि यूट्रस, जहाँ पर बेबी को इम्प्लांट होना है और ग्रो करना है, उसमें कोई परेशानी तो नहीं है। तीसरा जो इन्वायरमेंट है, जो बेबी को आगे ग्रोथ के लिए मिलना है, यानी कि मैटरनल सर्कुलेशन जो उसे मिलना है, कोई ऐसे चीज़ों का एक्सपोजर तो नहीं है जो बेबी के लिए सर्वाइवल के लिए डिफ़िकल्टी पैदा करते हैं। तो अगर इन तीनों में से किसी भी लेवल पे कोई परेशानी आती है तो वो एक मिसकैरेज का कारण बनती है। तो सबसे पहला कारण अगर हम बात करें तो वो है जेनेटिक कॉज, यानी कि अगर जो भ्रूण है, जो एम्ब्रियो है, जो बेबी तैयार हुआ है, उसमें कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है, जिसमें कई बार कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि नॉर्मल क्रोमोसोम से कुछ एबनॉर्मल जो वेरिएशन होता है, जिसकी वजह से जो भ्रूण है, जो एम्ब्रियो है, उसमें कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी आती है। और एज अ रूल नेचर उस एबनॉर्मल बेबी को बॉडी से अबॉर्ट करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से मिसकैरेज हो जाता है। तो आपको ये बताना चाहूँगी कि जेनेटिक कॉजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेस में आते हैं रिकरेंट मिसकैरेजेस के। लगभग 50% केसेस में ये जिम्मेदार होते हैं। अब अगले कॉज की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि माँ की जो यूट्रस होता है, मदर की जो बच्चेदानी होती है, जहाँ पर बेबी को ग्रो करना है, उसमें अगर कोई एबनॉर्मलिटी होती है तो ये एबनॉर्मलिटी क्या हो सकती है। कई बार हमने देखा है कि कुछ महिलाओं में जन्मजात या फिर कंजेनाइटल यूटेराइन एनोमलीज होती हैं, जैसे कि हम सेप्टेड यूट्रस, यानी कि अगर बच्चेदानी के बीच में कोई पर्दा है जिसकी वजह से वहाँ पर भ्रूण अगर उस पर्दे से जाके चिपकता है तो उसे प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं मिलता और मिसकैरेज हो जाता है। या फिर कोई अन्य बनावटी खराबी हो, जैसे कि यूनिकॉर्नुएट यूट्रस, बाइकॉर्नुएट यूट्रस, इस तरह की कोई परेशानी हो तो ये भी मिसकैरेज के लिए जिम्मेदार हो सकती है। कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशन जो जन्मजात नहीं है परंतु बाद में यूट्रस में मौजूद हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड्स का होना, कभी कभी कोई लार्ज पॉलिप्स का होना, या फिर बच्चेदानी में कभी कभी कोई जाले बन जाना, जिसे एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं, ये भी मिसकैरेजेस का कारण बन सकते हैं। तो ये तो हो गया दूसरा कारण, यानी कि यूटेरस में कोई प्रॉब्लम का होना। अब जब तीसरी बात आती है, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स जो बेबी को जो एनवायरनमेंट मिल रहा है उसमें परेशानी हो, जिसमें सबसे पहले आता है एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स, यानी कि हार्मोनल डिसबैलेंसेस। अगर हम हार्मोनल डिसबैलेंसेस की बात करें तो थायराइड की समस्या एक इम्पॉर्टेंट कारण है मिसकैरेजेस का। प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर उसके लेवल्स हाई हैं वो भी मिसकैरेजेस का कारण बन सकते हैं, यानी कि थायराइड की प्रॉब्लम, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस अगेन एक इम्पॉर्टेंट कारण बनता है मिसकैरेजेस का। पीसीओडी की महिलाओं में नॉर्मल फीमेल्स के कंपैरिजन में मिसकैरेजेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसे ल्यूटियल फेज डिफेक्ट बोलते हैं, यानी कि ऐसी महिलाओं में जिसमें
हार्मोनल सपोर्ट प्रॉपरली नहीं मिल पाता है जो अंडेदानी है उसके माध्यम से, इसीलिए उस सपोर्ट की डेफिशिएंसी की वजह से मिसकैरेज का कारण कभी कभी बन जाता है। तो ये तो एक समस्या हो गई कि मैटरनल हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से। एक और समस्या होती है जिसे हम बोलते हैं मदर में अगर क्लॉटिंग का प्रॉब्लम है, यानी कि कुछ महिलाओं में क्लॉटिंग की टेंडेंसी होती है, यानी कि जो ब्लड होता है उसके गाढ़े होने की टेंडेंसी होती है, जिसकी वजह से जब ये सर्कुलेशन बेबी को जाता है तो ब्लड गाढ़ा होने की वजह से प्रॉपर सर्कुलेशन बेबी तक पहुंच नहीं पाता और मिसकैरेज हो जाता है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिन्हें थ्रोम्बोफिलियास कहते हैं, ये कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये भी एक मिसकैरेजेस का, रिकरेंट मिसकैरेजेस का कारण बनता है। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो मैटरनल ओबेसिटी, जिन महिलाओं का BMI ज़्यादा होता है वो भी एक मिसकैरेज का कारण बनते हैं। स्मोकिंग की अगर हिस्ट्री हो किसी महिला में या फिर अल्कोहल का एक्सेसिव यूज़ हो तो ये सभी कारण मिसकैरेजेस के लिए बनते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कॉज की बात करें तो फिर वो आते हैं हमारे कुछ इन्फेक्शंस, यानी कि अगर जिसे हम एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं, यानी कोई ऐसे इन्फेक्शन जिन्होंने बच्चेदानी के अंदर उसको असर डाला हो जिसकी वजह से वहाँ पर जब एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है तो वो ग्रो नहीं कर पाता और मिसकैरेज होता है। हमारे कंट्री में ट्यूबरकुलोसिस, क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस का एक कॉमन कारण है, कभी कभी ये भी इस समस्या के लिए जिम्मेदार बनता है। तो ये तो हमने बात की क्या क्या कारण होते हैं। तो ये जो मैंने आपको कारण बताएं ये ज़्यादातर कॉमन कॉजेज़ होते हैं, परंतु इसके अलावा कुछ कॉजेज़ और भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट होता है मैटरनल एज। जैसे जैसे मदर की एज बढ़ती जाती है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होने के चांसेस एम्ब्रियो में ज़्यादा होते हैं और मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम पैटर्नल फैक्टर यानी कि फादर की तरफ से बात करें तो DNA फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स अगर हाई होता है स्पर्म्स का, यानी कि अगर स्पर्म्स की क्वालिटी में प्रॉब्लम होती है तो कभी कभी ऐसे कपल्स को भी मिसकैरेज की समस्या से जूझना पड़ता है। तो इसीलिए ये सारे फैक्टर्स भी जब हम इवैल्यूएट करते हैं रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के पेशेंट्स को, इन्हें भी इवैल्यूएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब नेक्स्ट जो बात आती है कि इसे डायग्नोज कैसे किया जाए। तो देखिए, डायग्नोसिस करने के लिए हमें सबसे पहले 1 बाय 1 जो कॉजेज़ होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने पहले बात किया कि जेनेटिक कारण है। देखिए, अगर एम्ब्रियो में कोई परेशानी है यानी कि भ्रूण में कोई जेनेटिक कारण है और किसी महिला के अगर बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो कभी कभी एक आइडियल सिचुएशन होती है कि जो भ्रूण का जो प्रोडक्ट्स होते हैं ऑफ कंसेप्शन उनका सैंपल लिया जाए DNC के माध्यम से और उस सैंपल की जेनेटिक टेस्टिंग किए जाए। आजकल काफ़ी अच्छे जेनेटिक टेस्ट उपलब्ध हैं, जैसे कि माइक्रो एरे होता है जो हमें काफ़ी हद तक जेनेटिक प्रॉब्लम्स का आइडिया दे देते हैं कि इस एम्ब्रियो में कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है कि नहीं। अगर इस तरह की कोई समस्या आती है तो फिर आगे इवैल्यूएट किया जाता है कि और क्या क्या परेशानी हो सकती है। कभी कभी दोनों पेरेंट्स की मैटरनल एंड पैटर्नल कैरियोटाइपिंग भी की जाती है, जिससे कि ये हमें आइडेंटिफाई हो सके कि दोनों पेरेंट्स में से किसी को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये तो बात हो गई जेनेटिक प्रॉब्लम को डायग्नोस करने की। अगर हम यूटेराइन फैक्टर की बात करें, यानी कि हमें बच्चेदानी को चेक करना है, तो फिर सबसे पहला स्टेप उसमें होता है सोनोग्राफी का। आजकल 3D सोनोग्राफी एक बहुत ही अच्छा हमें इन्फॉर्मेशन देता है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चेदानी की कोई जन्मजात प्रॉब्लम हो या फिर कोई एक्वायर्ड कंडीशंस हो जैसे कि फाइब्रॉइड्स हैं, पॉलिप्स हैं, तो 3D सोनोग्राफी के माध्यम से इन्हें ईजिली डायग्नोज किया जा सकता है। दूसरा जो मेथड होता है बच्चेदानी को इवैल्यूएट करने का, वो होता है हिस्ट्रोस्कोपी, यानी कि दूरबीन के द्वारा बच्चेदानी की जांच की जा सके। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट कई बार इस तरह के पेशेंट्स में रहता है, क्योंकि हमें एक डिटेल्ड असेसमेंट करना होता है कि बच्चेदानी में कोई ऐसी समस्या तो नहीं है जो रिकरेंट मिसकैरेजेस का कारण बन रही है। नेक्स्ट अगर हम कॉज की बात करें, जैसा मैंने बताया कि मदर में एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, यानी कि ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें कि ब्लड गाढ़ा हो जाता है, इसके लिए भी कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। इन टेस्ट के माध्यम से ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बाकी अगर टेस्ट की बात करें तो एंडोक्राइनोलॉजिकल इवैल्यूएशन, यानी कि थायराइड प्रोफाइल, शुगर्स के स्टेटस, ब्लड शुगर के लिए टेस्ट कराए जाते हैं, प्रोलैक्टिन लेवल का देखा जाता है नॉर्मल है कि नहीं, इस तरह से ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। तो ये बात हो गई हमारे इवैल्यूएशन पार्ट की। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो पेशेंट जानना चाहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाए।
तो देखिए, जब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो अगेन वो ही आता है कि पहले कॉज क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे ट्रीट करना है। तो वन बाय वन अगर हम कॉज के अकॉर्डिंग बात करें तो जैसे कि अगर बच्चेदानी में बनावटी कोई खराबी है, जन्मजात कोई प्रॉब्लम है, जिसमें कि जो अगर सेप्टेड यूट्रस है उसे रिसेक्ट किया जाता है, उस पर्दे को हटाया जा सकता है। परंतु अगर अन्य तरह की कंजेनिटल एनोमली होती है, जैसे कि यूनिकॉर्निएट यूट्रस है, बाइकॉर्निएट यूट्रस है, उसे हम जनरली सर्जरी द्वारा करेक्ट नहीं कर सकते। परंतु इस तरह की महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं तब आगे हम कुछ सावधानियां रख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है फाइब्रॉइड्स की, पॉलिप की, तो उन्हें हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा आइडेंटिफाई करने के बाद उसी सिटिंग में हम उन्हें रिमूव भी कर सकते हैं। बच्चेदानी के ट्रीटमेंट के बाद बाकी जो हार्मोनल डिसबैलेंसेस हैं, जैसे कि थायराइड को करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की कई पेशेंट्स में एंटी थायराइड एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव पाई जाती हैं, तो इस तरह के पेशेंट्स को ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हार्मोनल करेक्शन करना, अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो शुगर्स को कंट्रोल करना, प्रोलैक्टिन लेवल को कंट्रोल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें जेनेटिक प्रॉब्लम्स की, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि अगर जेनेटिक प्रॉब्लम एम्ब्रियो में है, बार बार एम्ब्रियोनिक एबनॉर्मलिटी की वजह से मिसकैरेज हो रहे हैं, तो इस समस्या के लिए हमें कपल से डिटेल में डिस्कस करना पड़ता है। अगर दोनों पेरेंट्स का कैरियोटाइप नॉर्मल है फिर भी एम्ब्रियो में एबनॉर्मलिटी आ रही है, तो कभी कभी ऐसे पेशेंट्स को आईवीएफ की ट्रीटमेंट की सहायता लेनी पड़ती है। पहले से ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जितने भी एम्ब्रियोज हैं उनमें से कौन से जेनेटिकली नॉर्मल हैं और फिर नॉर्मल एम्ब्रियो ही ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो ये तो बात हो गई जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। अगर किसी महिला में ब्लड क्लॉटिंग की समस्या वाला अगर परेशानी है, यानी कि थ्रोम्बोफिलियास की परेशानी है, तो ब्लड थिनर्स का यूज़ किया जाता है। हेपारिन का इंजेक्शन आता है जो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी हम देते हैं पेशेंट को, और थ्रू आउट प्रेगनेंसी वो कंटिन्यू रहता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस है, यानी कि कोई ऐसे इन्फेक्शंस हैं जिनकी वजह से भी मिसकैरेज की समस्या हो सकती है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट प्रॉपर दिया जाता है। इन ट्रीटमेंट के अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई ऐसा फैक्टर है जैसे कि पैटर्नल डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स हाई है, तो उस कंडीशन में जो मेल पार्टनर है उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर उनकी कोई स्मोकिंग की हिस्ट्री है या कोई ऐसा फैक्टर है जो स्पर्म डीएनए को डैमेज कर सकता है, तो उन्हें अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की एडवाइस की जाती है। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि इस समस्या को ट्रीट किया जा सके। तो ये तो बात हो गई कि कॉजेज़ क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है। परंतु यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज़ बताना चाहती हूँ कि जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 50% केसेस में ये इडियोपैथिक होता है, यानी कि कोई भी कॉज इसका आइडेंटिफाई नहीं होता है। और आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो डेटा क्या कहते हैं कि अगर किसी महिला में कॉन्जिक्यूटिव 2-3 मिसकैरेजेस भी हुए हैं, उसके बाद भी लगभग 60 to 70% केसेस में उनकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी नॉर्मल होगी, इसके चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो जब भी हम ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करते हैं, कॉजेज़ के अकॉर्डिंग हम उन्हें ट्रीटमेंट ज़रूर देंगे, पर जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है टेंडर लविंग केयर, यानी कि फैमिली की तरफ से, डॉक्टर की साइड से, हर तरह से इस महिला को सबसे पहले इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बिकॉज़ ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स इमोशनली बहुत ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हम उनके स्ट्रेस लेवल को कम करें, उन्हें ये अश्योर करें कि आपके इतने सारे मिसकैरेजेस के बावजूद भी एक नॉर्मली कंसीव करने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो आप मेरी बात मानिए, और अगर आप किसी इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट से आप मिलिए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, अपने फर्टिलिटी डॉक्टर से मिलिए, अपने मिसकैरेजेस के पीछे के कारणों को जानिए। अगर कोई कारण है तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट लें, अगर कोई कारण नहीं है तो अश्योर रहिए और नेचुरल प्रेगनेंसी से कंसीव करने के वेट कीजिए।